हेलो स्टूडेंट। कल हमने गॉसेस लॉ पर एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ यानी गॉसेस लॉ के क्या यूजेस हैं, क्या क्या इसका यूज़ है, क्या क्या इससे निकाल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें जैसा भी आपको लग रहा है, और शेयर भी करें अच्छा लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, चार्ज वायर। तो सबसे पहला इसका देखिए, गॉस लॉ से एक हमारे पास लंबा अनंत लंबाई का इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है यूनिफॉर्मली, जिस पर इस पे जो यूनिफॉर्मली चार्ज है उसके उसके बाहर किसी पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर है हमारा, विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसकी यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और इसकी हम शुरू में एल लेंथ को कंसीडर करते हैं, और वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी। हमें पी पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्यू अपॉन एल होती है। तो अब देखिए, हम इसमें गॉसियन सरफेस खींचते हैं, इससे होकर जाता हुआ। तो गॉसियन सरफेस हमने बताया था, तो गॉसियन सरफेस एक ड्रॉ करते हैं सिलेंड्रिकल, चूँकि ये लेंथ ही है, लेंथ में है, तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम खींचते हैं, और वो इस पॉइंट पी से होकर जाता है, पी थ्रू पास होता है, तो ठीक है। और ये आपका इस पी की जो डिस्टेंस है वो आर है, रेडियस नहीं है इसकी, और लेंथ एल है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, पहले हम इस वाले पॉइंट पे आ जाइए। कैसे कैसे होगी, इस पे कहाँ कहाँ को वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लीजिए हम एक स्ट्रेट वायर है और उसके चारों ओर एक एक सर्कल खींचना है, सर्कल जो पी से होकर जाता है। मान लीजिए ओपी एक रेडियल वेक्टर है यहाँ, और इसको इसको इसी रेडियल वेक्टर से इसके चारों ओर दूसरे पॉइंट पी और पी डैश और पी डबल डैश भी ले लेते हैं। तो ये सिमेट्रिक अलाइन की, तो पी पर पी डैश पर ये हमने मान लिए हैं, इस पर जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सेम होगी, ठीक है, क्योंकि इनकी सिमेट्री सेम है। सेंटर यहाँ ओ से इसके चारों ओर खींचा गया है। तो अब इस पर हमें दो एलिमेंट लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट्स, स्मॉल लेंथ के, P1 और P2। पी पर जो होगा, पी पर जो इसके पी पर जो होगा वो दो, क्योंकि इसके एक ऊपर और एक नीचे है, नीचे जैसे ये इस पर खींचा गया, जैसे पेंसिल है आपकी, इसके चारों ओर हम खींच दें, तो एक तो इसके कोई किसी पॉइंट पी पर हम दो तरह से हो सकता है, एक तो ऊपर वाला एंड और नीचे वाला एंड। तो यहाँ से इस एंड P1 ऊपर वाला है, P2 नीचे वाला है, P2 से जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, तो उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी इस तरह से, ठीक है। और P1 से इसकी ये डायरेक्टेड इस तरह से होगा, इस डायरेक्शन में, आर की ओ पी में P1 P डायरेक्शन में, P1 P2 डायरेक्शन में। अब इसका देखिए कंपोनेंट निकालिए, क्योंकि ये इनके लीनियर हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट इसका एक ये होगा, इसका एक ये होगा,
और इसका इसके ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा और ये होगा। तो देखिए दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम है, ये तो जुड़ जाएंगे। और इसका मतलब ये क्या है, ये ऊपर को है तो ये नीचे को है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो ये इसी की डायरेक्शन में है, ये समझे, ये रेडियल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर इसके चारों ओर हम एक सर्कल खींचते हैं तो ये होगा कब, ये रेडियल डायरेक्शन में होगा, इतना पता लग गया हमें। तो अब इसका यूज़ हम यहाँ करेंगे। अब देखिए यहाँ ये तो जब ये रेडियल डायरेक्शन में है तो रेडियल तो इस वायर के परपेंडिकुलर है। तो अब जो ये एंड हैं इसके, ये खुद परपेंडिकुलर हैं इसी डायरेक्शन में, तो इनके परपेंडिकुलर तो होगा नहीं। तो यानी कि दोनों एंड से जो फ्लक्स होगा वो होगा जीरो। केवल और केवल इसका वो कर्व्ड सरफेस जो है सिलेंडर का, वो उसके ड्यू टू होगा। ठीक है, इस पर कर्व्ड सरफेस के ड्यू टू इस पॉइंट पर। तो सो फ्लक्स थ्रू टू एंड्स ऑफ गॉसियन सरफेस इज जीरो, दोनों एंड से तो जीरो होगा गॉसियन सरफेस के ऊपर और नीचे से। देयरफॉर फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट, इसके कर्व्ड पार्ट से यहाँ से। तो क्या होगा, डी फाई ई इज इक्वल टू कर्व्ड पार्ट क्या है, वही फार्मूला लगाओ, ई डॉट डी एस होता है फ्लक्स का, और डी एस का मतलब होता है, इनका हो गया कॉस ई डी एस कॉस थीटा, और अब फाई ई ने इक्वल टू इंटीग्रल कर दो तो ये हो गया आपका ई इंटीग्रल डी एस। और डी एस का मतलब कितना है, कर्व्ड सरफेस कितना है इसका पूरा, 2πr_l, तो ई डॉट 2πr_l। बट गॉसिस थ्योरम से हम जानते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू आर, वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसको क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू रख दीजिए। क्यू की वैल्यू होती है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से ई की वैल्यू ये 2πr_l, नीचे एल से एल कट जाएगा और 2πr एप्सिलॉन नॉट। तो अब वो देखिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। अब देखिए 2 को 4 हमने ज़्यादा यूज़ किया है, तो 4 बनाने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 2 से नीचे कर दो, तो यहाँ 2 लैम्डा अपॉन आर 4 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसकी वैल्यू हम जानते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में क्या है, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर एन कैप, जो इसे वेक्टर रूप में, तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना इधर, तो ये जब इसको वेक्टर में लिखेंगे तो ये तो वेक्टर हो जाएगा एन कैप। एन क्या है, नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर है। अब ये मैंने बताया कोस थीटा, देखिए ये इसका एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर काम करेगा, की डायरेक्शन भी यही है, तो इन दोनों के बीच एंगल कॉस जीरो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो एन क्या है, रेडियल यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू वायर। तो ये जो है नॉर्मल वेक्टर है, रेडियल ये है, ये वाला वेक्टर, ये है एन कैप, यहाँ इसकी डायरेक्शन इधर को है, यूनिट वेक्टर है। अब ई की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि लैम्डा 0 से बड़ा है। बड़ा कब होगा, जब पॉजिटिव होगा। तो और ई की इनवर्ड होगा अगर लैम्डा नेगेटिव है, लैम्डा की वैल्यू छोटी है। तो इट इज़ क्लियर दैट ई डज नॉट, इससे क्या क्लियर होता है, ई जो है वो डज नॉट, इसके फार्मूले में आता है, डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ वायर। रेडियस ऑफ वायर तो कहीं आई नहीं, बट डिपेंड्स अपॉन लैम्डा, लैम्डा पर डिपेंड करता है, और वो रेडियल वेक्टर पर डिपेंड करता है, आर पर। तो देखिए क्या है, सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट नोट, तो ये काय पे डिपेंड करता है, ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, रेडियल वेक्टर जितना ज़्यादा होगा ई की वैल्यू उतनी ही कम होगी, स्ट्रेट डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू वायर। तो अब इनमें ग्राफ खींचा जाए तो ई और आर में, तो यहाँ जैसे जैसे देखिए शुरू में आर बिल्कुल नहीं है, तो ई की वैल्यू मैक्सिमम है, जैसे जैसे आर बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे ई की वैल्यू
कम होती चली जाएगी और अंत में क्या हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी लास्ट में। दूसरा, ई और लैम्डा के बीच, क्योंकि ई प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इनके बीच अगर वो हम क्या खींचें स्ट्रेट, तो लैम्डा की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही लैम्डा की वैल्यू होगी लैम्डा एल, यानी कि जितनी इसकी लेंथ होगी और ई दोनों प्रोपोर्शनल हैं, तो इनके बीच जो ग्राफ होगा वो पूछ लेता है ग्राफ भी कभी कभी कि ग्राफ खींचिए, तो स्ट्रेट लाइन होगा इस तरह से। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू।